हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं वो टॉप 100 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में पूछे जाने के 99% चांसेस है। चाहे वो आपका आने वाला एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल सीपीओ स्टेनोग्राफर या फिर एमटीएस का ही एग्जाम क्यों ना हो। देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में यानी कि पिछले 3-4 महीनों में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। एकदम फिल्टर्ड मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए फोकस के साथ देखिएगा और नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इसको डिस्कस करते हैं। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? दोस्तों, पिछले महीने ही 21 जून गया है, इसी दिन अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस बार कौन से नंबर का योगा दिवस मनाया गया। आपको बता दो, योगा दिवस मनाना जो शुरू हुआ था 2015 से हुआ था। फिलहाल क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग 9 साल बैठ रहे हैं। यानी कि इस बार 2023 में जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है वो 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था। क्लियर है? अब एग्जाम में कई बार थीम भी पूछा जाता है, जैसे कि अभी सीजीएल के एग्जाम में पहली दूसरी शिफ्ट में ही 2015 वाले योग दिवस का थीम पूछा गया। तो चलिए थीम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2015 में जो फर्स्ट योगा डे मनाया गया उसका थीम था योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। नोट करिएगा, एग्जाम में बनेगा। 2023 यानी कि इस बार जो योगा दिवस का थीम था वो नोट करिए, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। नोट करिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। पिछले साल यानी कि 2022 का भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी नोट कर लीजिए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2022 अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस का थीम था। क्लियर है? सारी चीजें याद रहेगी। एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन निकल सकते हैं, इसलिए एक एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट वन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए दोस्तों, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी जो थी, इसका जो स्थापना हुई थी वो 14 नवंबर 1964 दिल्ली में हुई थी। हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है और इसमें कुछ रिनोवेशन भी किया गया, इसमें डेवलपमेंट भी की गई है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इसका नया नाम क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटीज का नया नाम रखा गया, जो कि दिल्ली के अंदर है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, 14 नवंबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फिलहाल डायरेक्टर है संजीव नंदन शाही, इसके डायरेक्टर है। आर्किटेक्ट कौन है इसके? रॉबर्ट टोर रसेल इसके आर्किटेक्ट है। देखिए दोस्तों, जो पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था उसमें केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हमें जानकारी मिलती थी, इनके द्वारा किए गए कामों के बारे में हम जान सकते थे। लेकिन अब इसमें कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जिसके बाद इसको पीएम मेमोरियल म्यूजियम बनाया गया। यानी कि अब तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, उनके द्वारा किए गए बड़े कामों के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी कि हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं भारत के अच्छे से इस पीएम मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी के थ्रू। तो अगर आप दिल्ली आ रहे हो, यहां पर जरूर घूमिएगा, जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 37th नेशनल गेम 2023 का आयोजन किस स्टेट में किया जाएगा। सबसे पहले तो हम यही समझे कि नेशनल गेम है क्या। यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स इन विच एथलीट्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि दोस्तों, जो राष्ट्रीय गेम है भारत के वो हर साल आयोजित किए जाते हैं अलग अलग स्टेट में, जिसमें भारत के अलग अलग राज्य से एथलीट्स पार्टिसिपेट करते एक दूसरे के खिलाफ। क्लियर है? इसका जो पहला इवेंट हुआ था नेशनल गेम का वो 1924 में हुआ था, यानी कि आज से लगभग 99 साल पहले। इसका जो हेडक्वार्टर है ओलंपिक भवन न्यू दिल्ली के अंदर है। लास्ट इवेंट पिछले साल यानी कि 2022 में ही हुआ था। और नेशनल गेम्स का जो मोटो है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, गेट सेट प्ले इसका मोटो है, नोट कर लीजिएगा। इस बार नेशनल गेम का 37वां एडिशन हो रहा है और इसका आयोजन गोवा में कराया जा रहा है। मेन वेन्यू है जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम गोवा के अंदर। क्लियर है? टोटल 37 टीम्स इस बार इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। नेशनल गेम की जो शुरुआत होगी वो 25 अक्टूबर 2023 से होगी, नवंबर 9 2023 तक ये चलने वाला है। इसका जो मैस्कोट है वो जारी कर दिया गया है, मतलब शुभांकर जारी कर दिया गया है। और नेशनल गेम का इस बार शुभांकर है मोगा। नोट करिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस बार 37वें नेशनल गेम का शुभांकर क्या है, मैस्कोट क्या है, वो है मोगा। और गोवा इसका इस बार आयोजन करा रहा है। अलग अलग राज्य हर बार इसके आयोजन कराते हैं, अलग अलग स्पोर्ट इवेंट होते हैं जिसमें अलग अलग स्टेट से एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। समझ गए? नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्मा
पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा करी। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि भाई कौन से राज्य की सरकार ने यह घोषणा कर दी कि अगर राज्य का कोई भी नागरिक पद्मा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो हम उसको 10,000 रुपए मासिक यानी कि 10,000 रुपए मंथली पेंशन शुरू कर देंगे, यानी कि जब तक वो जिएगा उसको 10,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ठीक है, और आपको पता है काफी बड़ा नागरिक सम्मान है पद्मा अवार्ड, चाहे वो आपका पद्म भूषण हो या फिर पद्मश्री अवार्ड हो, चाहे वो किसी भी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है फिर भी उसको 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। तो भाई ये घोषणा हाल फिलहाल में की है हरियाणा सरकार ने, और हरियाणा सरकार आपको पता है हरियाणा के सीएम फिलहाल कौन है मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और हरियाणा के गवर्नर कौन है, वो है बंडारू दत्तात्रेय। नोट करिए, बंडारू दत्तात्रेय वहां के गवर्नर है फिलहाल, और सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो नोट करिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वन, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो कि 2023 में दिया जा रहा है, इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा ये तो हम आगे देखेंगे किसको सम्मानित किया जाएगा। पहले ये देखेंगे कि गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और कब कब दिया जाता है और इसमें क्या दिया जाता है। देखिए दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार के बारे में हम जान रहे हैं, अवॉर्डेड फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस एंड अदर गांधीयन मेथड्स, यानी कि जो भी समाज के अंदर अवेयरनेस फैलाता है, जो भी समाज के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करता है गांधी मेथड से, मतलब अहिंसा तरीके से, ठीक है, अहिंसक तरीके से, तो उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, लोगों की विचारधारा को बदलने की कोशिश करता है, लोगों के विचार अहिंसा के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, उनको हर साल गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस बार किसको सम्मानित किया जा रहा है, उससे पहले जानेंगे कि गांधी शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इसमें 1 करोड़ रुपए यानी कि 10 मिलियन रुपए दिए जाते हैं। 10 मिलियन होता है 1 करोड़ का मतलब। ठीक है, ये पहला अवार्ड 1995 में दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। ठीक है, और भाई टोटल 20 अवार्ड अब तक दिए जा चुके हैं। इस बार जो ये अवार्ड दिया जा रहा है 2021 का, वो गीता प्रेस को दिया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस है। गीता प्रेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। गीता प्रेस के जो फाउंडर है वो जया दयाल गोयनका है। ठीक है, फाउंडर जो गीता प्रेस है इसकी फाउंडेशन आज से करीब 100 साल पहले, मतलब 3 मई 1923 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गोरखपुर के अंदर है। इसके अंदर फिलहाल 350 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी इसकी काफी सारी ब्रांचेस हो चुकी है। पब्लिकेशन टाइप मतलब किस तरीके के पब्लिश ये करते हैं, ये हिंदू रिलीजियस बुक्स और कल्याण मासिक पत्रिकाएं ये निकालते हैं। ठीक है, जिसके तहत ये समाज के अंदर अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो अहिंसा के रास्ते पे चले। ठीक है, इसीलिए इस बार गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? दोस्तों, भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता हुआ है, यानी कि आने वाले टाइम में भारत किस देश से बिजली इंपोर्ट करने वाला है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, अ लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल टुडे, यानी कि एक बड़ा और लंबे टाइम के लिए एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है नेपाल और भारत के बीच में। अंडर दिस एग्रीमेंट वी हैव सेट अ टारगेट ऑफ इंपोर्टिंग 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल इन द कमिंग ईयर, सेड पीएम मोदी ने कहा है। यानी कि आने वाले सालों के अंदर भारत नेपाल से लगभग 10,000 मेगावाट बिजली इंपोर्ट करेगा, जिससे पावर कट बिल्कुल बंद हो जाएगी भारत के किसी भी कोने से। क्लियर है? तो हाल ही में भारत और नेपाल के बीच बिजली निर्यात के ऊपर समझौता हुआ है, बहुत बड़ा। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू की? इसके तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन की भी शुरुआत हुई। बात हो रही है वाई ब्रेक
योगा एट ऑफिस चेयर की शुरुआत कौन से देश ने करी? इसका मतलब है दोस्तों, अगर कोई भी ऑफिस में कर्मचारी एम्प्लॉय है, वो 10 मिनट या फिर 5 मिनट रुक के अपनी चेयर पे बैठे बैठे एक ब्रेक ले सकता है, एक योगा ब्रेक ले सकता है। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जब काम कर रहा है उसको टायर्डनेस फील होने लगती है, उसको सर दर्द हो रहा है या फिर एंजाइटी होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, काम करते करते थक सकता है कोई भी, तो वो बीच में 10 मिनट का एक ब्रेक ले सकता है। उसको बोला जाएगा वाई ब्रेक योगा, जिसमें वो योगा कर सकता है, जिससे उसकी टायर्डनेस दूर हो जाएगी। और ये योगा की इंस्ट्रक्शन देगा कौन? कैसे पता चलेगा कि हम 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर कैसे फ्रेश हो सकते हैं, कौन सा योगा हमें करना है? ये इंस्ट्रक्शन देगी एक एप्लीकेशन जिसका नाम है वाई ब्रेक ऐप। ठीक है, वाई ब्रेक ऐप मतलब योगा ब्रेक ऐप। ठीक है, एक एप्लीकेशन है जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस देगी। इसके तहत आप चेयर पे बैठे बैठे योगा कर सकते हैं ऑफिस के अंदर। ठीक है, और इसकी अनुमति जो ऑफिस के हेड होंगे या फिर उस संस्था के हेड होंगे वो भी देंगे, यानी कि वो किसी एम्प्लॉय को नहीं रोक सकते वाई ब्रेक लेने से। क्लियर है? और दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की है? भारत के आयुष मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है कौन? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके अंडर आते हैं? इसके मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाला इसके मिनिस्टर है, इन्होंने ही लॉन्च किया है। और जो वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर शुरू की गई है, पहले भारत में ही की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया? सबसे पहले समझेंगे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार है क्या। देखिए दोस्तों डेफिनेशन यहां पर, द ग्रीन एप्पल इन्वायरमेंट अवार्ड्स इंटरनेशनल कैंपेन टू रिकॉग्नाइज, रिवॉर्ड एंड प्रमोट इन्वायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, ये एक तरीके की कैंपेन है जो कि दुनिया भर के अंदर एक गुड इन्वायरमेंट को प्रमोट करती है। यानी कि दुनिया भर के अंदर जो अलग अलग स्टेट या फिर शहर है जो कि एक अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखते हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अवार्ड का नाम है अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार, जो कि इस बार भारत के तेलंगाना राज्य को दिया जाएगा, क्योंकि तेलंगाना राज्य ने एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है और विजिटर्स को अपनी तरफ खींचा है। वहां पर अच्छी इमारतें हैं और सुंदर इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखा है तेलंगाना राज्य ने। दिस अवार्ड हैज प्रेजेंटेड एनुअली बाय द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। इस अवार्ड को हर साल ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्वतंत्र और नॉन लाभकारी एक संस्था है, लंदन बेस्ड, यानी कि लंदन में है। रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिस, यानी कि ग्लोबली एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है। समझ गए? नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ऐप का नाम क्या है? अरुण पोल। यहां पर क्या आ रहा है? अरुण। राज्य के 4 नाम आपके पास हैं, किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश ने। क्लियर है? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च करी जिसका नाम है अरुण पोल। इसका मकसद क्या है? पर्पस क्या है? डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दिया, खुद देख लीजिए। अरुण पोल ऐप विल फैसिलिटेट कॉमन पीपल टू लॉन्च कंप्लेंट्स विदाउट कमिंग टू अ पुलिस स्टेशन। यानी कि इस एप्लीकेशन के थ्रू स्टेट के लोग बिना पुलिस स्टेशन जाए अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया है। नेक्स्ट वन है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, ईट राइट स्टेशन है क्या? ईट राइट स्टेशन एक सर्टिफिकेशन है जो कि रेलवे स्टेशन को दिया जाता है FSSAI के थ्रू। FSSAI का मतलब आपको पता ही होगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI उस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र देता है जो कि हाइजीन और एक अच्छा फूड प्रोवाइड करते हैं अपने पैसेंजर्स को। यहां पर देखिए, द 4 स्टार रेटिंग इंडिकेटेड फुल कंप्लायंस बाय द स्टेशन टू एंश्योर सेफ एंड हाइजीन फूड इज अवेलेबल टू पैसेंजर्स। उस रेलवे स्टेशन को यह प्रोवाइड किया जाता है जो कि हाई क्वालिटी न्यूट्रियस फूड प्रोवाइड कराते हैं अपने पैसेंजर्स को। ठीक है, और हाल ही में ऐसा एक स्टेशन पाया गया है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहां पर पड़ता है? असम में। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को इस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। और ये केवल इकलौता स्टेशन नहीं है, इससे पहले बहुत सारे रेलवे स्टेशन को इस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। ईट राइट स्टेशन हाल ही में कौन से रेलवे स्टेशन को दिया गया? गुवाहाटी। नेक्स्ट वन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहां अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? बात हो रही है क्षेत्रीय मतलब रीजनल हेड ऑफिस। रीजनल ऑफिस अपना कहां पर खोला RBI ने?
पूर्वोत्तर की बात हो रही है, मतलब ये अगर भारत है तो यहां कहीं पर आरबीआई ने अपना एक और अक्षेत्रीय कार्यालय खोला। तो भाई क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेघालय। सॉरी मेघालय नहीं, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो हाल ही में आरबीआई ने नागालैंड के कोहिमा में अपना एक अक्षेत्रीय कार्यालय खोला और ये एक सब ब्रांच है जो कि ऑलरेडी, देखिए दोस्तों, ऑलरेडी गुवाहाटी के अंदर आरबीआई का एक ऑफिस सेटअप है। गुवाहाटी आपको पता ही है सबसे बड़ा शहर पड़ता है उस रीजन का, तो वहां पर आरबीआई का एक ऑफिस ऑलरेडी है। लेकिन 13 जून को एक और रीजनल ऑफिस कोहिमा नागालैंड में इसलिए खोला क्योंकि जो गुवाहाटी में आरबीआई का ऑफिस है ना, उसी की ही ये एक सब ब्रांच है, उसी की ही एक सब ब्रांच खोली है कोहिमा नागालैंड में 13 जून को आरबीआई ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नॉन होर्डिंग डे घोषित किया? हाल ही में दोस्तों मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो होर्डिंग डे के रूप में घोषित किया और केवल इस बार ही नहीं, आने वाले हर साल में 14 जून को नो होर्डिंग डे घोषित कर दिया गया है। और केवल मुंबई के लिए नहीं, पूरे भारत में 14 जून को नो होर्डिंग डे के रूप में मनाया जाएगा। इन्होंने तो इसकी शुरुआत की है। देखिए दोस्तों, हॉर्न जब हम बजाते हैं इससे नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। काफी सारी कंट्रीज तो ऐसी है जहां पर हॉर्न पूरी तरीके से बैन है। धीरे धीरे इंडिया में भी हो जाएगा। अगर सब ट्रैफिक के सभी रूल रेगुलेशन फॉलो करें तो हॉर्न की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। सड़क पे चलने के क्या रूल होते हैं कोई फॉलो नहीं करता, बस हॉर्न पे हॉर्न दबाए जा रहे हैं, जिससे नॉइस पोल्यूशन बहुत होता है। तो नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए ही मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो होर्डिंग डे के रूप में घोषित किया कि हर साल 14 जून को हम अवेयरनेस फैलाएंगे कि 14 जून को हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी और कम से कम हॉर्न का इस्तेमाल होगा, जिससे नॉइस पोल्यूशन कम होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? दोस्तों हाल ही में ग्लोबल रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में कौन सी कंट्री रैंक नंबर फर्स्ट लेकर आई है। जी हां, इसमें हमारा प्यारा भारत ही है। 2022 में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भारत के अंदर हुई है। देखिए, इंडिया हैज टॉप्ड द लिस्ट फॉर डिजिटल पेमेंट्स एंड रिकॉर्ड 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस इन 2022। 2022 के अंदर भारत के अंदर रिकॉर्ड तोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई है। 89.5 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई है, जिसके बाद भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होने वाला देश बन गया है। 2021 में भारत में लगभग 46.2 समथिंग के आसपास मिलियन के आसपास ट्रांजैक्शंस हुई थी। उसके नेक्स्ट ईयर ही 2022 में 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो भाई भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। चाइना, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ये ऐसी कंट्रीज है जिनमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस पहले आ चुकी थी भारत से 4-5 साल पहले ही। भारत में तो बहुत लेट आई। ठीक है, भारत में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की क्रांति आई वो 2019-20 के बाद आई है। और इतने में ही देखिए लोग कितने ज्यादा अवेयर हो गए भारत के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? आप सभी को पता है इसमें रनर अप टीम रही है हमारा देश भारत, और इस खिताब को अपने नाम करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, लगभग 209 रन से। अगर आपने भी ये मैच देखा होगा, 7 जून से 11 जून 2023 के बीच में इसका आयोजन हुआ था। और आपको पता है ये दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जो कि 2021-2023 की सेकंड एडिशन माना जाता है। फर्स्ट एडिशन था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 2019 से 2021 के बीच का। ठीक है, पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो जीता था वो न्यूजीलैंड ने जीता था। ठीक है, उसमें भी भारत ही रनर अप रहा था और इसमें भी दूसरे में भी भारत रनर अप रहा है, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता है। देखिए, The final of the 2021 to 2023 ICC World Test Championship, a Test cricket match, was played from 7 to 11 June 2023 at the Oval, लंदन में इसको खेला गया। बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में इंडिया के बीच में फाइनल मैच था। ऑस्ट्रेलिया won the match by 209 रन टू विन द सेकंड एडिशन ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सेकंड एडिशन ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया, फर्स्ट एडिशन न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? इस क्वेश्चन का इकलौता आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य भारत का इकलौता राज्य ऐसा बन गया है जो कि अपनी इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू कर चुका है। देखिए दोस्तों, के फोन इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका मतलब होता है केरला फाइबर,
ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड, ठीक है। इसके द्वारा ये पूरे केरला में अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो केरल राज्य कितना आगे चला गया। और इसका टारगेट है कि काफी सारे स्कूल्स के अंदर इंटरनेट फ्री प्रोवाइड किया जाए, काफी सारी सरकारी संस्थाओं के अंदर इंटरनेट फ्री प्रोवाइड किया जाए, राज्य के अलग अलग कोने तक, ऐसे गांव तक जहां पर इंटरनेट सेवा नहीं थी, इसके थ्रू हर एक गांव तक बच्चे बच्चे तक इंटरनेट की सेवा पहुंचाई जा रही है। केरल राज्य के गवर्नर फिलहाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल राज्य के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। नोट करिए दोनों चीज। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया? देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया। और ये अहमदनगर वही जिला है महाराष्ट्र का जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी को बंद किया गया था और जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। नोट करिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम है, महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। नोट करिए ये भी। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? सबसे पहले तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स है क्या, जिसका आयोजन हाल ही में कनाडा के अंदर किया गया। देखिए दोस्तों, द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स इज एन एनुअल मोटर रेसिंग इवेंट हेल्ड सिंस 1961। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ना, ये एक एनुअल इवेंट है और ये एक मोटर बाइक रेसिंग इवेंट है जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। इट हैज बीन पार्ट ऑफ द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 1957। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला 1 एक चैंपियनशिप स्टार्ट हुई थी 1967 में। ये कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का ही एक पार्ट है। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फॉर्मूला 1 क्या है, फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप क्या है, जो कि ग्रेटर नोएडा में भी जिसका आयोजन होता है। तो भाई ये एक बाइक रेसिंग इवेंट है, एक बाइक रेसिंग चैंपियनशिप है। तो हाल ही में दोस्तों ये जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स है ना, इसका खिताब अपने नाम क्या है? मैक्स वर्स्टपन डिलीवर्ड रेड बुल दियर 100th विन इन F1 फॉर्मूला 1 विद अनदर लाइट टू फ्लैग विक्ट्री एट द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट है, इन्होंने अपना 100वां चैंपियन बने हैं, 100th। मैक्स एमिलियन वर्स्टपन इज अ डच, ये डच के हैं, बेल्जियम के हैं। ये एक रेसर ड्राइवर हैं। 2021-2022 फॉर्मूला 1 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके ये चैंपियन हैं। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? देखिए दोस्तों, आईसीसी हर महीने किसी न किसी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मेल कैटेगरी में भी फीमेल कैटेगरी में भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब देता है। इस बार मई महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुनी गई है फीमेल महिला खिलाड़ी की बात हो रही है, थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग को आईसीसी ने मई मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया है। किसी भी महीने का पूछा जा सकता है रिसेंट में। भारत ने हाल ही में किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार में दिया? दोस्तों, आईएनएस कृपाण इंडियन नेवी के पास एक वॉरशिप है, मतलब लड़ाकू पानी का जहाज है। और आईएनएस कृपाण भारत का पहला ऐसा वॉरशिप बन गया है जो कि दूसरी कंट्री को गिफ्ट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि भारत आईएनएस कृपाण को किस देश को गिफ्ट कर रहा है? तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वियतनाम देश को। यहां पर देखिए, इट इज द फर्स्ट एक्टिव वॉरशिप दैट इंडिया हैज एवर गिफ्टेड टू अनदर कंट्री। इट इज ऑन इट्स वे टू बी ट्रांसफर्ड टू द वियतनाम पीपल्स नेवी विच विल यूज इट इन द फ्यूचर विद अ न्यू आइडेंटिफिकेशन। यानी कि वियतनाम पीपल्स नेवी फ्यूचर में इसको नई आइडेंटिफिकेशन के साथ इस्तेमाल कर रहा होगा। नेक्स्ट है, कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? देखिए दोस्तों, इस बार भारत के अंदर 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। एग्जाम में कई बार एडिशन भी पूछ लिया जाता है, तो नोट करिएगा इस बार 2023 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन होगा वो 71वां एडिशन है और इस बार इसका भारत में आयोजन कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि कौन सी कितने साल बाद भारत में इसका आयोजन कराया जाएगा? देखिए दोस्तों, इससे पहले 1996 में भारत में इसका आयोजन कराया गया था। जाहिर सी बात है
तो 27 साल होते हैं। तो इस बार 2023 में 27 साल बाद भारत मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कराएगा। लास्ट 1996 बेंगलोर में इसका आयोजन कराया गया था। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले मतलब 2022 में 70वीं मिस वर्ल्ड कौन थी, किनको इस खिताब से सम्मानित किया गया? कैरोलिना बिलावास्का, पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का 70th मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। क्लियर है? मिस यूनिवर्स कौन है फिलहाल ये भी देख लीजिए, आर बोनी गैब्रियल यूनाइटेड स्टेट की मिस यूनिवर्स है। और दोस्तों मिस इंडिया कौन है? नंदनी गुप्ता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन निकल रहे हैं, सारी चीजें नोट करिए। नेक्स्ट है, और ये मिस वर्ल्ड का जो आयोजन होगा वो नवंबर या फिर दिसंबर में होगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साइरस की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के पैरा डबल्स में कौन सा पदक जीता? सबसे पहले तो समझिए इंडोनेशिया ओपन्स 2023 है क्या। एग्जाम में यही तो पूछा जाता है कि इंडोनेशिया ओपन्स है क्या, ये किस खेल से जुड़ी एक प्रतिस्पर्धा है। यहां पर देखिए, द इंडोनेशिया ओपन्स इज एन एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया सिंस 1982। पता चल गया इंडोनेशिया ओपन्स क्या है। ये एक एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और इसको ऑर्गेनाइज कराता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया। क्लियर है? इस बार इसका जो आयोजन कराया गया वो 13 से 18 जून 2023 में कराया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका आयोजन कराया गया। और भारत से चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने पैरा डबल्स में कौन सा पदक जीता? क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है गोल्ड, स्वर्ण पदक इन दोनों की जोड़ी ने जीता। नेक्स्ट है, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? इजी फिजी क्वेश्चन है, किसको नहीं पता होगा। गुजरात के नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम में इस मैच को खेला गया। किस किस के टीम में बीच में खेला गया? चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया। 2023 का खिताब आईपीएल का किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने जीता। कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है, हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल राज्य है। देखिए दोस्तों, हर साल जब बजट जारी होगा इस स्टेट के अंदर तो जल बजट भी एक जारी होगा जल के लिए, यानी कि जल की जो समस्या है राज्य के अंदर उसको सुधारने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, गांव-गांव तक जल पहुंचाने के लिए, हर जगह जल की फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जल बजट की शुरुआत की गई। ठीक है, तो भाई जल एक गंभीर समस्या है, तो केरल राज्य ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और पिनेराई विजयन केरल राज्य के सीएम है, मोहम्मद आरिफ यहाँ के गवर्नर है। सेफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? सेफ चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हम सेफ चैंपियनशिप ही समझेंगे ये है क्या। द 2023 सेफ चैंपियनशिप वाज द 14th एडिशन ऑफ द सेफ चैंपियनशिप। तो दोस्तों सेफ चैंपियनशिप जो है ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है, फुटबॉल टूर्नामेंट है और इस बार 2023 में इसका 14वां एडिशन खेला गया, यानी कि 14th एडिशन का आयोजन कराया गया। द बाइनियल, यानी कि 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। द बाइनियल इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसका मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। SAFF का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। द इवेंट वाज हेल्ड एट द श्री कांतारावा स्टेडियम इन बेंगलोर इंडिया। बेंगलोर इंडिया के अंदर ही इसकी मतलब इस बार आयोजन कराया गया 2023 में। 21 जून से लेकर 4 जुलाई 2023 में इसका आयोजन कराया गया और भारत की तरफ से हैट्रिक गोल किए गए सुनील छेत्री द्वारा, जो कि टीम के कप्तान थे। 4-0 से पाकिस्तान को इन्होंने पराजित किया। क्लियर है? 14th एडिशन था। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 140 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होता क्या है? अब जेंडर गैप से ये मत समझ लीजिएगा कि किसी देश में मेल्स कितने या फिर फीमेल्स कितने हैं, ये नहीं होता जेंडर गैप। बल्कि जेंडर गैप से मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर देश में मेल और फीमेल को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, उस चीज को बोला जाता है ग्लोबल जेंडर गैप। मतलब किसी देश में ऐसा तो नहीं हो रहा
कि मेल कैंडिडेट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मेल्स को ज्यादा इंडिपेंडेंसी है, फीमेल्स को कम फ्रीडम है। अगर किसी देश में ऐसा हो रहा है जहां पर फीमेल को इन कंपैरिजन ऑफ मेल ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, उनकी ज्यादा भागीदारी नहीं है पॉलिटिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर किसी भी फील्ड में, एजुकेशन वगैरह में, तो उसका जेंडर गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि उस पर्टिकुलर देश में मेल और फीमेल में कितना भेदभाव किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनको रैंक दी जाती है देशों को। तो भारत इस बार टोटल 146 देशों के ऊपर यह सर्वे हुआ, 146 देशों ने इस रिपोर्ट में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद रैंकिंग निकली और भारत को 146 देशों में से 127वां स्थान मिला है। यानी कि भारत की जो स्थान है वो सुधरा है। इंडियाज रैंक, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस राइजिंग फ्रॉम 135, भारत को 135वीं रैंक मिली थी 2022 में, इस बार 127वीं रैंक मिली है 146 देशों में से 2023 में। क्लियर है, रैंक में इंप्रूवमेंट हुई है। इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF इसको जारी करता है। कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं, उसके बाद रैंक दी जाती है, जैसे कि इकोनॉमिक्स पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि इकोनॉमिक्स में मेल और फीमेल की कितनी पार्टिसिपेशन है। एजुकेशन अटेनमेंट देखा जाता है, एजुकेशन के फील्ड में फीमेल्स की कितनी भागीदारी है, मेल्स की कितनी भागीदारी है। हेल्थ और सर्वाइवल में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, यानी कि महिलाओं को भी मौका दिया जा रहा है या फिर नहीं, या फिर केवल पुरुषों को ही मौका मिल रहा है। इन 4-5 पैरामीटर्स को देखा जाता है जब कंट्रीज को यहां पर रैंक दी जाती है। सूचकांक अक्सर इंपोर्टेंट होते हैं, नोट करिएगा। सिप्री SIPRI के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों में किस देश ने वृद्धि की। सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, जो कि एक इंस्टीट्यूट है, इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहां पर ही इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। इट वॉज फाउंडेड इन 1966, 1966 में इसका गठन हुआ था, जो कि डेटा एनालिसिस और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कराता है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है, यानी कि किस देश की मिलिट्री पे कितना खर्च हो रहा है, साथ ही आर्म्स ट्रेड्स और वेल एज डिस आर्ममेंट एंड आर्म कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट और डेटा और एनालिसिस प्रोवाइड कराता है। सिप्री का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है स्वीडन के अंदर। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल होती है। इसका गठन 6 मई 1966 में होता है। हेडक्वार्टर इसका सोलना में है और डायरेक्टर इसके डैन स्मिथ है, फाउंडर टागा एलेंडर है, आल्वा माइडल है। ठीक है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग, सिप्री की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से देश में हुई है? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। यानी कि परमाणु हथियारों में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो चीन देश की हुई है। नेक्स्ट वन, पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल्स में किया गया। बताएं कि ये कहां पर अवस्थित है। बच्चों को पता है कैपिटल हिल्स अमेरिका में ही तो है, और क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, अमेरिका में है। हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन है क्या, और पहली बारी इसका आयोजन अमेरिका के अंदर हुआ है। देखिए दोस्तों, द इनॉग्रेल मतलब पहली बार ही इसका आयोजन हुआ है। द इनॉग्रेल इंडिया हिंदू अमेरिकन समिट फॉर पॉलिटिकल एंगेजमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडियन Americans was scheduled to take place at the US Capitol Hills on 14th June. The summit's primary objective is to bring attention and support for the concern and issue faced by the Hindu community which has been underrepresented in politics. यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो जो सिचुएशंस फेस कर रहे हैं जहां पर पॉलिटिक्स में उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही है, उस तरफ ध्यान खींचने के लिए पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के अंदर कराया गया, एक हिंदू और अमेरिकन ग्रुप के थ्रू। समझ गए? हाल ही में कैपिटल हिल्स में हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी, यानी कि अमेरिका के किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट के जज बनी, पहली मुस्लिम महिला के बारे में बात हो रही है, उनका नाम बताइए। तो क्वेश्चन का सही आंसर है नुसरत चौधरी। नुसरत चौधरी पहली ऐसी मुस्लिम महिला बन गई है जो कि अमेरिका के फेडरल जज बनी है। नुसरत जहां चौधरी इनका पूरा नाम है।
इज अ बांग्लादेशी अमेरिकन लॉयर हु इज सर्विंग एज अ यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क की जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है उसके जज के तौर पर इनको नियुक्त किया गया नुसरत चौधरी को, जो कि एक बांग्लादेशी अमेरिकन लॉयर है। इज द सेकंड मुस्लिम अपॉइंटेड टू बी एज यूएस फेडरल जज एंड द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन। ठीक है, दूसरी मुस्लिम जज के रूप में इनको अपॉइंट किया गया, लेकिन ये पहली महिला मुस्लिम जज है। नेक्स्ट वन, किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सबसे पहले समझेंगे जर्मन शांति पुरस्कार है क्या। जर्मन शांति पुरस्कार इज एन इंटरनेशनल पीस प्राइज अवॉर्डेड एनुअली बाय द जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर एसोसिएशन। जर्मन शांति पुरस्कार एक पीस प्राइज है जिसको हर साल जर्मन पब्लिशर एंड बुक सेलर एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। देखिए दोस्तों, द प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड सिंस 1950। 1950 से जर्मन शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। द रिसिप्टेंट इज रेम्यूनरेटेड विद 25,000 यूरो। इस प्राइज में प्राप्तकर्ताओं को 25,000 यूरो दिए जाते हैं। क्लियर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जर्मन शांति पुरस्कार इस बार किसको दिया गया, हाँ ये तो बताना ही मैं भूल गया। 4 ऑप्शन आपके पास है, सभी के सभी बढ़िया लेखक भी हैं भारत के। तो सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी को इस बार जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इनके बारे में आप जानते होंगे, बहुत बड़े ऑथर हैं, नोवेलिस्ट हैं, जो कि ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर है। हालांकि जन्म इनका इंडिया मुंबई के अंदर ही हुआ था। नेक्स्ट वन है, किस राज्य में हाल ही में विहू कुहू उत्सव मनाया गया? दोस्तों, हाल ही में भारत के अरुणाचल प्रदेश में विहू कुहू उत्सव मनाया गया। ये एक कृषि उत्सव है, यानी कि जब कृषि मौसम की शुरुआत होती है तो अरुणाचल प्रदेश के लोग इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, काफी धूमधाम से मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति, एक ट्राइब है जिसका नाम है तांगसा जनजाति, ये इसको काफी धूमधाम से मनाती है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया डेफिनेशन। विहू कुहू, जिसका अनुवाद धान रुपाई उत्सव है, के रूप में किया जाता है। कृषि मौसम की शुरुआत का ये प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश में तांगसा जनजाति द्वारा विहू कुहू उत्सव मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट है फेस्टिवल तो सभी। नेक्स्ट वन, भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? दोस्तों, भारत का जो पहला गांव है उसको माणा, जो कि उत्तराखंड में है, इस नाम से जाना जाएगा। पहले ये माणा भारत का आखिरी गांव हुआ करता था, लेकिन अब से माणा गांव को भारत का पहला गांव घोषित कर दिया गया है। भारत का पहला गांव माणा गांव, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, उत्तराखंड के जिले चमोली के माणा गांव को कुछ समय पहले तक भारत के आखिरी गांव के रूप में जाना जाता था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि भारत का पहला गांव कौन सा है, माणा गांव है, कहां पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में यह पड़ता है। अरे आ जाना भाई। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? देखिए दोस्तों, रज महोत्सव हर साल उड़ीसा राज्य के अंदर मनाया जाता है। रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। यह 3 दिनों का अनूठा त्योहार है जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है। यानी कि जब मानसून की शुरुआत होती है, उड़ीसा राज्य के लोग इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। त्योहार का नाम क्या? रज महोत्सव। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहां किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभांकर टेडी बियर का अनावरण किया गया, मतलब लॉन्च किया गया। सबसे पहले समझेंगे यूरोपीय चैंपियनशिप या फिर यूरो 2024 है क्या। यह कौन से खेल की एक प्रतिस्पर्धा है, यह कौन से खेल की एक टूर्नामेंट है? द UEFA यानी कि यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, लेस फॉर्मली द यूरोपियन चैंपियनशिप एंड इनफॉर्मली द यूरो, यानी कि इसको यूरोपियन चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है और इनफॉर्मली इसको यूरो के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो ऑर्गेनाइज कराता है वो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन कराता है, जो कि UEFA की फुल फॉर्म होती है। इसका जो गठन हुआ था वो 1958 में हुआ था। पहला इवेंट जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। हर 4 साल बाद यूरोपीय चैंपियनशिप का आयोजन कराया जाता है। तो समझ गए, ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है। और दोस्तों, एक दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फुटबॉल टूर्नामेंट है फीफा वर्ल्ड कप के बाद। समझ गए, तो काफी ज्यादा चर्चा में ये है। करंट चैंपियन जो है वो इटली है और इटली ने दूसरा अपना ये टाइटल अपने नाम किया था। अब ये जो इवेंट होगा यूरोपियन चैंपियनशिप का वो 14 जून 2024 से लेकर
14 जुलाई 2024 तक चलने वाला है। टोटल 24 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये मैन फुटबॉल चैंपियनशिप है। 2024 में इसका आयोजन जर्मनी में कराया जा रहा है और जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है, याद रहेगा। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई? सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है हाल ही में राजस्थान के उदयपुर के अंदर। नाम है महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन, जो कि गुलाब बाग में शुरू की गई, जहां पर लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं, घूम रहे हैं इसमें बैठ के। तो ये दोस्तों पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन है। नेक्स्ट है 36। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीही पुरस्कार जीता? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि इकबाल मसीही पुरस्कार होता क्या है, इससे किसको सम्मानित किया जाता है। यहां पर डेफिनेशन देखिए मैंने लिख दी है। द इकबाल मसीह अवार्ड इज अ नॉन मॉनेटरी अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ILAB's ऑफिस ऑफ चाइल्ड लेबर, forced labor and human trafficking. It was established by the US Congress in 2008 to honor extraordinary contributions to combat child labor. देखिए दोस्तों, चाइल्ड लेबर के बारे में आप जानते होंगे, भारत के अंदर भी कानून बने हुए हैं और भारत के संविधान में 86वां संशोधन भी हुआ था 2002 में, और मौलिक अधिकार भी है भारत के संविधान के अंदर कि जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है तो उनको किसी भी कारखाना में जबरन काम नहीं किया जा सकता, चाइल्ड लेबर हम नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, उनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों चाइल्ड लेबर यानी कि जो बच्चों से, छोटे बच्चों से जबरन काम कराते हैं, उनके खिलाफ जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जबरदस्त काम करते, कुछ हटके काम करते हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, इकबाल मसीही अवार्ड से। अब देखिए दोस्तों, इस अवार्ड का नाम इकबाल मसीही पुरस्कार ही क्यों है? इसकी स्थापना तो 2008 में हुई थी, यूएस कांग्रेस ने इसकी स्थापना करी थी। इकबाल मसीह जो थे, ये एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन थे जो कि चाइल्ड लेबर एंड एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने कैंपेन चलाई हुई थी एब्यूजिव चाइल्ड लेबर के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया था, बहुत ही समाज सुधारक थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। इन्हीं के नाम पर इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी 2008 में, ठीक है, जो कि दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ यूएस चाइल्ड लेबर के द्वारा। इस बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया ललिता नटराजन को, जो कि चेन्नई बेस्ड एक लॉयर है और एक्टिविस्ट हैं, और ये भी चाइल्ड लेबर के खिलाफ ही काम करती हैं। तो 2023 का पुरस्कार इनको दिया गया ललिता नटराजन को। 2000 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? सबको पता है, वन एंड ओनली रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, पुरुष फुटबॉलर ये बन चुके हैं। आपको पता है रोनाल्डो, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो पुर्तगाल के खिलाड़ी है, पुर्तगाल फुटबॉल टीम के खिलाड़ी है, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी में से एक है। दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी है, दोनों ही जबरदस्त खिलाड़ी है। लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना टीम के खिलाड़ी है। लास्ट टाइम जो फीफा वर्ल्ड कप जीता था वो लियोनेल मेसी की टीम, यानी कि किसने जीता था? अर्जेंटीना ने ही जीता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जिन्होंने 200 मैच खेले और 200 मैच में इन्होंने 140 गोल किए हैं, 140 गोल का अपना खिताब किया है, पूरा किया है। हाल ही में पुलिट्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलिट्जर पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भाई पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है। डेफिनेशन देखिए, द पुलिट्जर प्राइज इज एन अवार्ड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको किया जाता है फॉर अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर में अचीव करते हैं, कुछ मैगजीन के फील्ड में अचीव करते हैं, ऑनलाइन जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर और म्यूजिकल कंपोजिशन विद इन द यूनाइटेड स्टेट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1917 बाय प्रोविजन इन विल ऑफ जोसेफ पुलिट्जर who had made his fortune as a newspaper publisher। इनको जोसेफ पुलिट्जर के नाम पर इस अवार्ड को दिया जाता है। 1917 में पुलिट्जर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। जोसेफ पुलिट्जर जो थे न्यूज़पेपर पब्लिशर्स थे, बहुत बड़े, ठीक है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलिट्जर पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों का वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया? दोस्तों अप्रैल 2023 की ही बात है, जब सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ,
ठीक है, सूडान देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो भारतीय फंस गए थे सूडान के अंदर, उनको खतरा था। भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कावेरी, जिसके तहत 500 भारतीयों को सूडान देश से निकाला गया। डेफिनेशन मैंने लिख दिया। ऑपरेशन कावेरी 2023 के सूडान संघर्ष के दौरान सूडान में भारतीय नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए जाने वाला एक अभियान था। इसके तहत 17 भारतीय वायुसेना की उड़ानों और 5 भारतीय नौसेना के जहाजों की सहायता में कुल 3862 भारतीयों को सूडान से निकाला गया। क्लियर है। लोकेशन सूडान बता ही चुका हूं। स्टार्ट जो ये मिशन हुआ था 24 अप्रैल 2023 को हुआ था, ठीक है। एग्जीक्यूट इसको किया गया इंडियन आर्म फोर्स द्वारा एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। इंडियन सिटीजन्स को निकाला गया सूडान देश से। नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी, जिसका मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो गठन किया गया है वो इसलिए किया गया ताकि एशिया के अंदर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। एडीबी की जितनी भी कंट्री पार्टिसिपेट है या फिर जो मेंबर है, उनको एडीबी ऋण देता है कि भाई अपने देश के अंदर आप सोशल या फिर इकोनॉमिक को बढ़ावा दे सकते हो इस ऋण से। तो हाल ही में भारत ने भी एडीबी से $130 मिलियन का ऋण लिया है ताकि वो इन चारों में से किसी एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर बागवानी को बढ़ावा दे सके। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि वो कौन सा राज्य है जिसके लिए भारत सरकार ने ऋण लिया है। सबसे पहले तो एडीबी का जो गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966, यानी कि आज से 56 साल पहले हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के अंदर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ऑन थर्सडे 8 जून 2023 साइंड अ $130 मिलियन लोन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चर कृषि को बढ़ावा देने के लिए इंप्रूव एसेस इरिगेशन एंड प्रमोट्स हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस टू राइज फार्मर्स इनकम इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही जो एग्री बिजनेस है, कृषि व्यापार है, उसको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने $130 मिलियन का ऋण लिया है एडीबी से। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इस ऋण को लिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया? सबको पता है, न्यूज में बहुत छाया हुआ था, चीन ने दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरमेकिन्स नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की? इस छिपकली को नाम दिया गया गेको मिजोरमेकिन्स। उड़ने वाली ये छिपकली है और भाई किस राज्य में इसकी पहचान की गई है? तो नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि उस राज्य के जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने ये नाम दिया है मिजोरमेकिन्स। तो जाहिर सी बात है मिजोरम राज्य के अंदर इसकी खोज की गई है, इस प्रजाति को खोजा गया है, जभी तो इसको ये नाम दिया गया है राज्य के नाम पर ही। द रिसर्चर्स फ्रॉम मिजोरम यूनिवर्सिटी एंड मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ ग्लिडिन गेको फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ मिजोरम, यानी कि मिजोरम के जंगलों से इसकी खोज की गई है। ये एक उड़ने वाली छिपकली है, नाम इसको दिया गया है गेको मिजोरमेकिन्स। नोट करिएगा इसको भाई। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? जाहिर सी बात है कोप इंडिया की बात हो रही है, जो कि एक सैन्य युद्ध अभ्यास है वायु सेना का। इसका जो मतलब इस एक्सरसाइज को जो कंडक्ट कराया गया भारत और अमेरिका की वायु सेना के बीच में कराया गया, और ये कोप इंडिया का इस बार 6th एडिशन था। ये नोट करिएगा, ये इंपोर्टेंट है। कोप इंडिया वायु सेना युद्ध अभ्यास का 6th एडिशन का आयोजन भारत और अमेरिका की वायु सेना के बीच में कराया गया। और कहां पर कराया गया? देखिए, कंडक्टेड ओवर द लास्ट 2 वीक्स एट एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में शायद पड़ता है, पानगढ़ और साथ ही आगरा, पानगढ़ और आगरा में इसका आयोजन कराया गया और 24 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इतना याद रखिएगा, कोप इंडिया जो वायु सेना का युद्ध अभ्यास है वो भारत और अमेरिका की वायु सेना के बीच में हुआ। 6th एडिशन इस बार इसका था। और युद्ध अभ्यास क्यों करते हैं किसी दो देश की सेना? वो एक तरीके से रिहर्सल कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कहां में दुनिया के गुप्तचर, यानी कि कहां पर दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की
गुप्त बैठक आयोजित हुई, यानी कि दुनिया के जो गुप्तचर है, जैसे कि भारत की गुप्तचर एजेंसी कौन सी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, साथ ही IB रोबी है, और अलग अलग देश की जो गुप्तचर एजेंसी है उनके प्रमुखों ने एक मीटिंग करी, और ये एक सीक्रेट मीटिंग थी, और ये मीटिंग हुई है सिंगापुर के अंदर, जहां पर दुनिया भर के लगभग 2 दर्जन यानी कि 24 से भी ज्यादा गुप्तचर एजेंसी के प्रमुखों ने एक मीटिंग करी। मीटिंग क्यों करी, यहां पर देखिए, सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम अबाउट 2 डजन ऑफ द वर्ल्ड मेजर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैड अ सीक्रेट मीटिंग इन सिंगापुर दिस वीकेंड, यानी कि सिक्योरिटी सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, दुनिया भर के अंदर करप्शन को कम किया जा सके, साथ ही टेररिज्म को भी कम करने के लिए, यानी कि आतंकवाद को कम करने के लिए, उसके खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए इस मीटिंग को किया गया सिंगापुर के अंदर। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए भाई, अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो स्थित है असम राज्य के अंदर। देखिए, द अमचांग वाइल्ड सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ गुवाहाटी असम, यानी कि असम गुवाहाटी के अंदर है। द सेंचुरी इज नोन फॉर होस्टिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड बर्ड एंड एनिमल, यानी कि जो अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, इसमें बिल्कुल भी खतरनाक जीव जंतु नहीं रहते, ठीक है। जो जीव जंतु यहां पर रहते हैं वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, साथ ही बर्ड्स और एनिमल इसके अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। ट्विटर पे बहुत ज्यादा कैंपेन्स चली थी, हैशटैग भी वायरल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया, ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया रतन टाटा जी को, टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन को रतन टाटा जी। ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उससे सम्मानित किया गया रतन टाटा जी को। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान NTRO, जिसका मतलब होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, के नए अध्यक्ष कौन बने। इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा को NTRO के नए चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। किनकी जगह इन्होंने ली, अनिल धस्माना की जगह ली। हालांकि 4-5 महीनों से ये पद खाली पड़ा हुआ था, तो फाइनली NTRO के नए चेयरमैन बन चुके अरुण सिन्हा। नोट करिएगा भाई, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, यानी कि दोस्तों राइट टू वॉक को इंप्लीमेंट करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बन चुका है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंजाब। डेफिनेशन देखिए, टू प्रोवाइड फुटपाथ्स एंड साइकिल ट्रैक इन ऑल फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ रोड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वंस, यानी कि पंजाब राज्य के अंदर जितने भी इंटर स्टेट हाईवेज हैं या फिर रोड हैं या फिर भले ही वो नेशनल हाईवेज हो, उन सभी के ऊपर फुटपाथ बनाए जाएंगे, साथ ही साइकिल्स के लिए अलग ट्रैक बनाए जाएंगे, क्योंकि आजकल आपने देखे होंगे एक्सीडेंट्स के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग सड़क पे नहीं चल पा रहे हैं, एक्सीडेंट्स के केस में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है। इसी चीज को देखते हुए पंजाब सरकार ने राइट टू वॉक एक कानून या फिर एक अधिकार लागू कर दिया है कि अब चाहे वो कोई भी हाईवे हो, अगर वो पंजाब राज्य से होकर गुजर रहा है तो उस पे आपको चलने का एक अलग रास्ता मिलेगा, फुटपाथ मिलेगा, साथ ही साइकिल के लिए भी एक अलग रास्ता मिलने वाला है। तो ये काफी बड़ा कदम उठाया गया और NHAI ने भी इसके ऊपर अप्रूवल दे दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई, आप जो नेशनल रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज है, उनके ऊपर भी ये बना सकते हैं अगर वो पंजाब से गुजर रहे हैं। तो पंजाब राज्य के CM कौन है? भगवंत मान है। पंजाब राज्य के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नोट करिएगा भाई, ये पूछा जाता है SSC एग्जाम्स में स्पेशली। नेक्स्ट वन है, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं। यह क्वेश्चन अभी आया था। टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला कौन पुरुष खिलाड़ी बन गया? क्वेश्चन का सही आंसर है नोवाक जोकोविच, जो कि एक सर्बियन खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर है। इन्होंने अपने नाम सबसे ज्यादा टेनिस खिताब कर लिए है। Novak Djokovic is a Serbian professional tennis player. He is currently ranked world number 2 in singles by the Association of Tennis Professionals. यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस ने इनको नंबर 2 की रैंक दी है कि ये वर्ल्ड के दूसरे सबसे टॉप खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच, जिन्होंने अपने नाम सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब कर लिए हैं, सर्बियन के हैं। 50
ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 2.5 करोड़ का मतलब है 25 मिलियन फॉलोवर किसके हो चुके हैं ट्विटर पे? ऐसा करने वाला कौन सा सीएम बन गया है? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ। और भाई उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, कुछ हो ना हो बीजेपी के हाथ में सोशल मीडिया तो अच्छे से है। भारत के प्रधानमंत्री जी को ही देख लीजिए, इंस्टाग्राम ट्विटर के ऊपर कितने जबरदस्त फैन फॉलोइंग उनकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहां हुआ? देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं। एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसका आयोजन भी हर साल किया जाता है अलग अलग राज्य के अंदर। एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिसका भी आयोजन हर साल अलग अलग राज्य के अंदर कराया जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का आयोजन कराती है। तो भाई इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन कराया जा चुका है वो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा कराया गया है। ठीक है, अलग अलग शहरों में कराया गया है, जैसे कि गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, इस तरीके से इसका आयोजन कराया गया है। और इस बार इसका ये तीसरा एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, क्योंकि जो इसकी शुरुआत हुई थी ना वो 2020 से हुई थी, और खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत शायद 2019 से हुई थी, और ये एक बार शायद कोविड-19 की वजह से मिस हो गया था। समझ गए? और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण किसने अपने नाम किया, या फिर किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग थी, किस यूनिवर्सिटी की? तो भाई पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस खिताब को अपने नाम किया, इसमें टॉप रैंक पाई। और दूसरी बार ऐसा हुआ है 2020 में भी, जब इसका पहला इवेंट हुआ था उसमें भी पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर थी, याद रहेगा। तो आगे वैसे क्वेश्चन आ जाएगा ये टॉप वाला भी। 52, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूवेरियन का 12वां संस्करण कहां शुरू हुआ? क्वेश्चन इजी फीजी है बिल्कुल। उत्तराखंड के चौबाटिया में भारत और मालदीव की संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूवेरियम का 12वां संस्करण शुरू हो चुका है। ठीक है, भारत और मालदीव की सेना के बीच में, आर्मी के बीच में। 53, हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना? बता चुका हूं, एमआरएफ टायर इकलौता भारत का पहला शेयर बन चुका है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए प्रति शेयर तक पहुंच गई। यानी कि अगर आपको एमआरएफ का एक शेयर भी खरीदना है उसकी वैल्यू भी 1 लाख से ज्यादा है, और ये ऐसा पहला शेयर बना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित हुई? वैसे क्वेश्चन का सही आंसर तो नई दिल्ली है, लेकिन यहां पर पहली गोलमेज संयुक्त बैठक की बात हो रही है, तो ये तो समझना बिल्कुल जरूरी है कि गोलमेज संयुक्त बैठक है क्या, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुई है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, द नीड फॉर इंक्रीजिंग द एयर कनेक्टिविटी लिंक्स बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यानी कि जो एयरलाइंस है, एक देश से दूसरे देश में हम जाते हैं फ्लाइट के थ्रू, उस कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कराया गया दिल्ली के अंदर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? यह भी क्वेश्चन अच्छा है, और ये तीसरा चौथा क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना राज्य। The report focused on climate change, migration, health and food system. It also cover biodiversity, forests and wild energy, यानी कि किस स्टेट्स के अंदर इन्वायरमेंट सबसे अच्छा मेंटेन कर रखा है, किस स्टेट का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, माइग्रेशन वहां पर प्रवास कैसा है, हेल्थ फूड सिस्टम वहां का कैसा है, बायोडाइवर्सिटी भी देखा जाता है, साथ ही फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और एनर्जी को भी देखा जाता है। ये 5-6 पैरामीटर देखा जाता है, तब जाके स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स दिया जाता है। तो इस सम्मान से इस बार सम्मानित किया गया है तेलंगाना को। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है टाटा ग्रुप्स, क्योंकि पहली बार टाटा ग्रुप्स ने $25 बिलियन की ब्रांड वैल्यू हासिल करी है। टाटा ग्रुप्स की ब्रांड वैल्यू देखिए, $25 बिलियन इसकी ब्रांड वैल्यू है। 57, हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है?
दोस्तों राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक से मतलब है कि कौन सा राज्य फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और फूड क्वालिटी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रख रहा है, कौन सा राज्य एक अच्छी क्वालिटी का हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करा रहा है स्कूल के बच्चों को। अगर कोई राज्य इस पैरामीटर को फॉलो कर रहा है तो उसको राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान दिया जाता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। तो वह इस बार 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के लिए कौन से राज्य को चुना गया, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला स्थान कौन से राज्य को मिला है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर तो है ऑप्शन डी, केरल राज्य चुना गया, क्योंकि केरल राज्य ने इस पैरामीटर को हासिल कर लिया है। फूड सेफ्टी ग्राम पंचायत स्कीम इंप्लीमेंट करी केरल राज्य ने 140 पंचायत में, ठीक है। एंड द सेफ न्यूट्रियस फूड एट स्कूल प्रोजेक्ट्स कैरी आउट इन 500 स्कूल्स के अंदर इन्होंने एक अच्छा हेल्दी सेफ फूड प्रोवाइड किया, एक प्रोजेक्ट चलाया जिसके तहत 500 स्कूल तक इन्होंने अच्छा खाना शुद्ध पहुंचाया, जिसके तहत 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के लिए पहला स्थान केरल राज्य को दिया गया। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? देखिए दोस्तों, सागर परिक्रमा एक तरीके से एक अभियान चलाया गया, यानी कि जो भारत के मछुआरे हैं या फिर जो फिश उद्योग में है, मछली उद्योग में है, उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इस चीज को एनालाइज करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए एक सागर परिक्रमा शुरू की गई थी कच्छ जिले से गुजरात के। ठीक है, क्योंकि उधर ही ज्यादा फिश बिजनेस होता है, वहीं ज्यादा मछुआरे लोग बसते हैं जो कि मछली का बिजनेस करते हैं। इस चीज को समझने के लिए सागर परिक्रमा शुरू की गई और इसके 7वें चरण की जो शुरुआत करी गई ना, वो पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा की गई। और पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? यहां पर देखिए, पुरुषोत्तम रूपाला इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी, यानी कि जो मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्रीज फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डायरीज, ये उसके मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला। और इन्होंने ही 7वें संस्करण की शुरुआत करी थी सागर परिक्रमा की। कहां से शुरू किया गया? कच्छ से गुजरात के। कच्छ जिला शायद भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? सी हैरियर एक संग्रहालय, एक म्यूजियम है जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई, उद्घाटन इसका। यानी कि जो भारत के बड़े वेसल्स हैं, इंडियन नेवी के बड़े वेसल्स हैं, उनका एक म्यूजियम बनाया गया ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके, उनको देख सके, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके, विजिटर्स को दिखाने के लिए इस म्यूजियम की शुरुआत की गई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे म्यूजियम इंडियन एयरफोर्स के भी बनाए गए, जो कि बड़े बड़े जो जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर जो फाइटर जेट्स हैं, उनको उसके अंदर रखा गया है, जिनको लोग देख सकते हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी कर सकते हैं। एक आकर्षण का केंद्र बनाया गया। तो जो सी हैरियर संग्रहालय है, इसका उद्घाटन हाल ही में आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हाल ही में SGAM, इस मिशन का नाम है SUGM, सुगम। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाल ही में सुगम मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यानी कि AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सुगम का मतलब देखिए, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन है क्या? सुगम फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एट ऑल इट्स एयरपोर्ट, यानी कि AAI ने इसलिए सुगम योजना को शुरू किया ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर प्रमोट कर सके। अंडर दिस साइलेंट मिशन AAI's भुवनेश्वर एयरपोर्ट हैज आल्सो एंटायरली स्विच्ड टू ग्रीन पावर्ड, adding it to the list of AI 100% renewable energy airport। दोस्तों भुवनेश्वर एयरपोर्ट जो है ना, वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी के ऊपर चल रहा है। तो भाई सोलर एनर्जी हर एक एयरपोर्ट सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करे, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करे, इसीलिए AAI द्वारा सुगम परियोजना या फिर सुगम मिशन लॉन्च किया गया है। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी लोगों को पता है 1 मई 1960।
1 मई 1960 को दो राज्य अलग हुए थे, गुजरात और महाराष्ट्र। दो राज्य अलग बने हुए, महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो अलग अलग राज्य बने। पहले एक ही हुआ करता था 1 मई 1960, इसलिए 1 मई को हर साल महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? ये तो आप समझ गए, फ्रेंच ओपन है क्या? ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता। अभी अभी एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम करने वाला कौन खिलाड़ी बन गया? नोवाक जोकोविच। तो डेफिनेट सी बात है कि फ्रेंच ओपन का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया, जो कि एक सर्बियन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट वन, किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 के बारे में। यहां पर देखिए, द 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप स्पॉन्सर्ड बाय हीरो एंड ऑफिशियली नोन एज द 2023 हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप। यानी कि दोस्तों इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का हीरो ने स्पॉन्सर किया, जिसके बाद से इसको हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप के नाम से जाना जा रहा है। और ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और इस बार इस फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा एडिशन था। इसको ऑर्गेनाइज कराता है AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। समझ गए? इतनी जानकारी काफी है। इंडिया बिकम द चैंपियन ऑफ दिस एडिशन आफ्टर डिफीटिंग लेबनान बाय 2-0 इन द फाइनल। इस बार इस खिताब को अपने नाम किया इंडिया ने, 2-0 से जीत हासिल किया। लेबनान इसमें रनर अप रहा है। होस्टेड कंट्री इंडिया थी। भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन हुआ, मतलब उड़ीसा के अंदर। 9 से 18 जून 2023 के बीच में आयोजन हुआ। टोटल 4 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने दूसरी बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। रनर अप लेबनान रही, दूसरा इसमें वेनेटुआ, साथ ही 4th प्लेस पर मंगोलिया रहा है। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सतारिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? स्पेसएक्स के बारे में तो आप जानते होंगे, अमेरिका बेस्ड एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके फाउंडर इलोन मस्क हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। इन्होंने ही सतारिया 1 नामक की एक सैटेलाइट लॉन्च की है स्पेसएक्स के थ्रू, जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और बहुत ही बड़ी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इंटरनेट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस देश के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? सतारिया 1 किस देश की सैटेलाइट है? तो भाई ये इंडोनेशिया की एक सैटेलाइट है। सतारिया 1 विल रिवॉल्यूशनाइज इंटरनेट सर्विस विद एन एस्ट्रोनिस्ट कैपेसिटी ऑफ अप टू 150 Gbps, यानी कि 150 GB पर सेकंड की इंटरनेट की स्पीड हासिल करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। This monumental achievement will position it as the largest satellite in the Asia, यानी कि इंटरनेट के क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। एंड द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया भर के अंदर 5वीं सबसे बड़ी सैटेलाइट है। सरपासिंग द 100 Gbps थ्रेशोल्ड, यानी कि 100 GB पर सेकंड इंटरनेट की स्पीड थ्रेशोल्ड क्रॉस करने वाली, ठीक है, वर्ल्ड में 5वीं, एशिया की पहली। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली? तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बन गए हैं भारत पे की जगह? तो क्वेश्चन का सही आंसर है मास्टर कार्ड बन गए, भारत पे को बाय बाय कहा गया, ठीक है। मास्टर कार्ड अब आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर हैं, याद रखिएगा, नोट करिएगा। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? एशियन चैंपियनशिप में पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई है? कोई भी पदक जीतने वाला, यह मैटर नहीं करता कि गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज है या फिर सिल्वर है, कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सही है आंसर क्वेश्चन का, भवानी देवी। इनके बारे में आप जानते होंगे, यही वो पहली हैं जिन्होंने तलवारबाजी में समर ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई किया था, यानी कि पहली महिला थी क्वालिफाई करने वाली। देखिए दोस्तों, सीए भवानी देवी, एन ओलंपियन फ्रॉम चेन्नई, मेड हिस्ट्री बाय securing India's first ever medal at the Asian Fencing Championship held in Wuxi,
China. Bhavani's outstanding performance and defamation earned her a well-deserving bronze medal in this prestigious event. यानी कि एशियन चैंपियनशिप में तलवारबाजी में भवानी देवी ने ब्रोंज मेडल भारत को दिलाया है और ऐसा करने वाली ये पहली महिला तलवारबाजी बन गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? देखिए दोस्तों, WMO के बारे में जानकारी लेते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। तो इसकी प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? ठीक है, तो इसकी पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है सेलेस्टे साउलो, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है WMO का। इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 23 मार्च 1950 को हुई थी। क्लियर है? प्रेसिडेंट मैंने लिख दिए, हेड प्रेसिडेंट मैंने लिख दिए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन है, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड राज्य की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तीर्थकर स्थल है उत्तराखंड राज्य के अंदर ही है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने ही ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है, स्पेशली जो हमारे जैसे कि गंगा घाट हो गया वहां पर, ताकि लोग स्वच्छता बनाए रखें, गंदगी ना फैलाए। और आजकल बहुत सारे लोग वहां पर ड्रग्स, नशा वगैरह कर रहे हैं, तो उन चीजों को हटाने के लिए, कम करने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। जहां पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, वो वहां पर प्रॉपर निगरानी रखेंगे। अगर कोई ऐसा करता पाया गया, गंदगी फैलाता पाया गया या फिर स्वच्छता को बरकरार नहीं रख रहा है, उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया। और दोस्तों आपको पता ही है, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हो चुकी है अमेजोन के ऊपर भी। जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स इनके अंदर कवर्ड है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? यानी कि 2 दिन का साइंस 20 एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में किस राज्य में या फिर किस जगह पर किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया। कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि साइंस को कल्चर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस अभियान की शुरुआत या फिर इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई। द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग प्रेसिडेड ओवर बाय द प्रोफेसर आशुतोष शर्मा के द्वारा इसको हेड किया गया, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु के महाबलीपुरम शहर में। दोस्तों, महिला 20 शिखर सम्मेलन का पर्पस क्या था, इसका आयोजन क्यों किया गया, वो डेफिनेशंस मैंने यहां पर लिख रखी है, देखिए। द समिट एम्ड टू सेलिब्रेट द पावर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड एड्रेसेस की इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड केयर इकोनॉमी। साथ ही डिस्कशंस ऑन ब्रेकिंग द इनविजिबल बैरियर्स एंड biases that prevent women from reaching higher positions and leadership roles in various fields were held। यानी कि इस 20 शिखर सम्मेलन में डिस्कशन किया गया, जो वुमेन है उनको हायर पोजीशन पे पहुंचने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। ये जो बैरियर बना हुआ है, इनविजिबल बैरियर बना हुआ है वुमेन्स और बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंचने का, बड़े ओहदे पर पहुंचने का, उसको ब्रेक करने के लिए इस समिट के अंदर डिस्कशन किया गया कि वुमेन्स भी लीडर बन सकती है, वुमेन में भी लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ठीक है, वेरियस फील्ड के अंदर हायर पोस्ट के ऊपर वुमेन्स पहुंच सकती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट को और ज्यादा दिखाने के लिए, और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम शहर में किया गया। याद रहेगा। नेक्स्ट है 71। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, अब से उत्तर प्रदेश में डेस्क टू डेस्क जाके हर एक बच्चे का हेल्थ एग्जामिनेशन होगा और उसको एक यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है। देखिए यहां पर द टीम इज
making digital health cards by doing desk to desk examinations of the child. A unique ID card will be made for each child. और एक यूनिक कार्ड दिया जाएगा हर एक बच्चे को, through which the child's parents, स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स कैन डाउनलोड दिस हेल्थ रिपोर्ट। यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो उनके हेल्थ कार्ड रिपोर्ट को भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो हेल्थ एग्जामिनेशन होगा या फिर जो डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट होगी वो हर 6 महीने में की जाएगी। तो इससे बच्चों की हेल्थ को प्रॉपर ट्रैक किया जा सकता है। एक बढ़िया कदम है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी, पाकिस्तान और श्रीलंका इस बार मिलकर एशिया कप 2023 का आयोजन करा रहे हैं। क्रिकेट कप है ये आपको पता है, जिसमें एशियन की कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। द 2023 एशियन कप विल बी 16, एशिया कप है, एशिया क्रिकेट कप विल बी 16 एडिशन ऑफ एशिया कप विद द मैच टू बी प्लेड एंड वन डे इंटरनेशनल ओडीआई मैचेस इसमें खेले जाएंगे एंड इट विल बी जॉइंट होस्टेड बाय पाकिस्तान एंड श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका में होस्ट हो रहा है। 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2023 तक ये चलने वाला है। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसको ऑर्गेनाइज कराती है। वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट हमारा होता है, ओडीआई मैच होता है, 50 ओवर्स आपके होंगे, 13 मैचेस खेले जाएंगे, 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। ग्रुप स्टेज होगा, फिर आपका इसमें फाइनल मैच होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस बार एशिया क्रिकेट कप का आयोजन कौन से देश करा रहे हैं? श्रीलंका और पाकिस्तान, और ये 16th एडिशन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भाई राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता ही होगा भारत के संविधान में 73वां संशोधन किया गया था 1992 में, जिसके तहत संविधान में राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई थी। 24 अप्रैल मार्क्स एज अ डिफाइनिंग मूवमेंट इन द हिस्टोरिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द ग्रास रूट विद द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मैंने आपको बता दिया 73वां संशोधन हुआ था। सस्टेनेबल पंचायत, बिल्ड हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेज, इस बार इसका थीम था। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का थीम था, जो कि हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? दोस्तों चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से हाल ही में मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया। दूसरा पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया। तीसरा पुरस्कार आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन से राज्य को दिया गया? मध्य प्रदेश को दिया गया। क्यों दिया गया? किस राज्य को हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है? टू प्रमोटिंग वाटर यूज इफिशियंसी, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू पीपल participation in the target area resulting into the sustainability of groundwater resources development, educate कैपेसिटी बिल्डिंग अमंगस्ट द स्टेकहोल्डर्स, यानी कि पानी को लेकर लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है। पानी को कैसे रिसाइकल हम कर सकते हैं, पानी को कैसे हम रीयूज कर सकते हैं, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, ग्राउंड वाटर को हम सेव कैसे कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर की कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इन पैरामीटर्स के लिए जो स्टेट सबसे ज्यादा खरा उतरता है, इनके ऊपर काम करता है, उस स्टेट को हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार चौथा आयोजन हुआ था इसका, राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया, 4th एडिशन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया? सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा कि भाई वो कौन से देश के मुख्यमंत्री हैं जो कि शहरों के सबसे ज्यादा नाम बदलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम बदलते हैं, तो एक ही नाम निकल के आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जेलों के नाम बदलकर सुधार गृह करने वाले भी भाई उत्तर प्रदेश सरकार ही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्नाटक करेगा। सबसे ज्यादा विवाद भी यहीं पर होते हैं इसको लेकर। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? सबसे पहले समझेंगे एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार है क्या, कब ये शुरू हुआ। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जो है ना, ये हिस्टोरियन बायोग्राफी के को दिया जाता है, यानी कि जो ऐसे लेख हैं जो कि इतिहास के ऊपर लिखे गए हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल बायोग्राफी है,
उनको दिया जाता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हिस्टोरिक बायोग्राफी है। देखिए हिस्टोरियन इस बार के जो अवार्ड दिया गया ना एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार, वो रामचंद्र गुहा को दिया गया। रामचंद्र गुहा कौन है? हिस्टोरियन एंड राइटर है रामचंद्र गुहा। इन्होंने एक किताब लिखी रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फ्रंटियर्स फ्रॉम इंडिया फ्रीडम। इसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार है क्या? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल ग्राफी वॉज एस्टेब्लिश्ड 2003 में इसकी शुरुआत हुई। इन मेमोरी ऑफ एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड की मेमोरी में इसकी शुरुआत हुई, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर, बायोग्राफर और साथ ही हिस्टोरियन थे। इस अवार्ड में 5000 यूरो दिए जाते हैं, ठीक है। एनुअली इस अवार्ड को दिया जाता है, हिस्टोरिकल बायोग्राफी पब्लिश्ड के द्वारा इसको दिया जाता है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की बात हो रही है कि इसके चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी बने हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? 10वें स्थापना दिवस की बात हो रही है, तो इन चारों में से नया नया बना हुआ राज्य कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तेलंगाना। आपको पता है आज से लगभग 10 साल पहले 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त अवार्ड है और यह भी एक लिटरेचर अवार्ड है। क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा है कि जिनको इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया, जिनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, वो किस देश से संबंधित है? तो भाई ये बुल्गारिया से संबंधित है। ये एक बुल्गारियन ऑथर हैं। देखिए जॉर्जी गोस्पोडिनोव इज अ बुल्गारियन राइटर, पोइट एंड प्ले राइटर, ठीक है। हिज नोवेल टाइम शेल्टर रिसीव्ड टाइम शेल्टर, इन्होंने एक नोवेल लिखा टाइम शेल्टर, जिसके लिए इनको 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की स्थापना जून 2004 में हुई थी। इंटरनेशनल बुक प्राइज ये है एक सेरेमनी, इस बार 23 मई 2023 को इसकी हुई है। पहला अवार्ड जो दिया गया 2005 में दिया गया था, आज से 18 साल पहले। इसमें 50,000 यूरो दिए जाते हैं। और दोस्तों द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है, जिसको होस्ट करता है यूनाइटेड किंगडम। द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल प्राइज टू कंप्लीमेंट द मेन बुकर प्राइज वाज अनाउंस्ड इन 2004। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि पिछले साल 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया? पूर्ण ई शासित राज्य से मतलब है जो राज्य इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, आईसीटी टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला राज्य बनता है ई गवर्न स्टेट। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। अगर कोई आदेश जारी करना है, कोई संदेश इधर से उधर भेजना है गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके लिए कोई आदेश फिजिकली नहीं ले जाना पड़ेगा, कोई लेटर नहीं ले जाना पड़ेगा, कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी। कागज पे काम बंद हो चुका है पूरी तरीके से, सब कुछ टेक्निकल हो चुका है, सब कुछ मतलब एकदम एडवांस हो चुके, ऑनलाइन हो चुका है। उसको बोलेंगे हम ई शासित राज्य है, ठीक है। मतलब जो कि वाइड एरिया नेटवर्किंग के ऊपर काम कर रहा है, जो कि इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही है गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, ठीक है, उसको बोलेंगे। यानी कि एकदम नॉन पेपर गवर्नमेंट हो चुकी है। कौन से राज्य की हो चुकी है? 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। देखिए समझाने की कोशिश करिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? सबको पता है सबसे ज्यादा परीक्षण कहां पर होते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम प्रशिक्षण केंद्र में होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? उड़ीसा तट पर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा के तट के एपीजे अब्दुल कलाम प्रशिक्षण केंद्र से। अब बात हो रही है डीआरडीओ द्वारा बनाई गई अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये है क्या? देखिए दोस्तों, अग्नि प्राइम या फिर अग्नि P इज अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि डीआरडीओ द्वारा बनाई गई। यानी कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मीडियम रेंज की मिसाइल है, डीआरडीओ द्वारा इसको बनाया गया है,
ठीक है, एडवांस मिसाइल है जो कि अग्नि 4 और अग्नि 5 एंड हिज कंसीडर्ड एज अ सक्सेसर ऑफ अग्नि 1 एंड अग्नि 2। अग्नि 4 अग्नि 5 की जगह लेगी, अग्नि 2 और अग्नि 1 की जो क्वालिटी है वो इसमें डाली गई, यानी कि इनसे कहीं ज्यादा एडवांस है। और इसका जो मीडियम रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी मीडियम रेंज है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस पर वार करने वाली एक मिसाइल है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो हाल ही में भाई मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन चुका है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दमोह डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश की दमोह डिस्ट्रिक्ट में है। नेम्ड आफ्टर रानी दुर्गावती, अ क्वीन ऑफ द कोंडी पीपल एंड कवरिंग एरिया ऑफ 24 स्क्वायर किलोमीटर्स। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये टोटल 24 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है। द सेंचुरी वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1996 में इसको नोटिस कर लिया गया था। भारत, फ्रांस, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, इन तीनों देशों के बीच में हाल ही में एक समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया ओमान की खाड़ी में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कमेंस्ड ऑन 7 जून 2023 से स्टार्ट हुआ था गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी में। तो याद रहेगा इन तीनों देश के बीच में हाल ही में कौन सा, मतलब हाल ही में कहां पर एक युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? ओमान की खाड़ी में। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया? मास्टर जनरल सस्टेंस का काम क्या होता है? द रोल ऑफ मास्टर जनरल सस्टेंस इज टू सस्टेन द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग वॉर एंड पीस बाय इंश्योरिंग अ हाई स्टेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स, एम्यूनिशंस एंड अदर इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग व्हीकल्स एंड स्टोर एट ऑल टाइम। यानी कि जब युद्ध की अवस्था बन जाती है भारत के अंदर और जो आर्मी है वो युद्ध में व्यस्त रहती है या फिर शांति के लिए काम कर रही होती है, तो MGS यानी कि मास्टर जनरल सस्टेंस का काम होता है कि वो आर्मी को लार्ज नंबर बड़ी क्वांटिटी में हथियार अवेलेबल करा सके, वेपन अवेलेबल करा सके, व्हीकल या फिर गोला बारूद अवेलेबल करा सके, इसकी कोई कमी ना हो सके आर्मी को। ठीक है, ये काम होता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है MGS की। तो हाल ही में नए MGS चुने गए हैं अमरदीप सिंह ओजला। नए MG बन गए हैं अमरदीप सिंह ओजला। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया? बिपरजॉय साइक्लोन हाल ही में भारत के गुजरात राज्य में इसने हिट किया था, गुजरात राज्य को। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया बांग्लादेश, जिसका मतलब होता है विनाश। बिपरजॉय का मतलब होता है विनाश। बांग्लादेश ने इसको नाम दिया है बिपरजॉय। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है, जिसका पर्पस है द मिशन एम टू प्रोवाइड प्रोड्यूसर्स विद अ फेयर एंड रीजनेबल प्राइस फॉर देयर मिल्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? बात हो रही है वाइस चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया? हार्वर्ड से, जो कि अमेरिका की कैम्ब्रिज में स्थित यूनिवर्सिटी है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रितु कालरा। रितु कालरा को हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसके वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। रितु कालरा कौन है? ये एक इंडियन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकर है, साथ ही एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी है। हैज बीन नेम्ड वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंशियल एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली नई दिल्ली के अंदर की गई। इसका पर्पस है ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ नेशन टू एंडोर्स क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और क्लाइमेट। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है गुड़गांव, हरियाणा, इंडिया के अंदर ही। रीजन जो है लगभग यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर्स हैं वो इसके भी मेंबर्स हैं, और इसका जो फील्ड है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में ये काम करता है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। समझ गए, हेडक्वार्टर्स गुड़गांव के अंदर ही है। नई दिल्ली में इस बार इसका आयोजन किया गया 8वीं बैठक का। नेक्स्ट है नंबर 90,
विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? दोस्तों बात हो रही है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की। मतलब दुनिया भर की वेरियस कंट्रीज के ऊपर एक सर्वे किया जाता है, ये देखा जाता है कि किस देश के अंदर लॉजिस्टिक सिस्टम कैसा है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम कितना मॉडर्नाइज है, कितना सुगम है, कितना इजी है शिपमेंट करना, कितना इजी है, या फिर शिपमेंट अरेंज करना कितना इजी है, फिर कितना मुश्किल है। कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं, उसके बाद रैंकिंग दी जाती है। इस बार इस रिपोर्ट में टोटल 139 कंट्रीज के ऊपर सर्वे किया गया और 139 में से भारत 38वें स्थान पर रहा, यानी कि भारत को 38वीं रैंक मिली लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। पैरामीटर्स ये हमारे कस्टम्स परफॉर्मेंस देखी जाती है, उस पर्टिकुलर देश की इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी देखी जाती है, इजी ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी देखी जाती है, साथ ही कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग कैसा है, टाइम लाइननेस ऑफ शिपमेंट्स कैसी है, क्लियर है। ये सारी चीजें देखी जाती है कि कुछ भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ, तो शिपमेंट कितने टाइम के अंदर पहुंच रही है, उसको हम ट्रैक कर पा रहा, कितना इजी है या फिर कितना मुश्किल है। नेक्स्ट है भारत के किस स्टार, ये हमारा 91 होगा, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? देखिए दोस्तों, दोहा डायमंड लीग जो है ना, ये एक ट्रैक और फील्ड एथलीट्स के लिए टूर्नामेंट है। द दोहा डायमंड लीग इज एन एनुअल वन डे ट्रैक एंड फील्ड मीटिंग हेल्ड एट द स्वयं बिंग हमाद स्टेडियम इन दोहा कतार के अंदर हुआ। एक दिन का ये होता है, हर साल इसको कंडक्ट कराया जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ डायमंड लीग, ये डायमंड लीग का ही एक पार्ट है। द टॉप लेवल इंटरनेशनल सर्किट फॉर द स्पोर्ट, इट इज अ टाइपिकल हेल्ड इन मे, हर साल मई मंथ के आसपास इसको हेल्ड कराया जाता है। लोकेशन इस बार दोहा कतार के अंदर हर बार ही रहती है, क्योंकि दोहा डायमंड लीग है ना, दोहा की है, वहां पर है इसकी। 1997 में से इसकी शुरुआत हुई थी और नीरज चोपड़ा ने इस खिताब को अपने नाम किया है, ठीक है। ट्रैक एंड फील्ड के जबरदस्त एथलीट है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, असम राज्य में किया गया 1450 करोड़। असम राज्य के अंदर सड़क और राजमार्ग में 1450 करोड़ लगाए जाएंगे और 4 योजनाओं के ऊपर, परियोजनाओं के ऊपर काम किया जाएगा, ताकि हम सड़क के मामले में असम राज्य को और आगे ले जा सके। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई? देखिए दोस्तों, जो लिथियम आयन बैटरी है मोबाइल फोन के अंदर वही इस्तेमाल होती है, और भारत के गुजरात में पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना होने जा रही है और इसकी घोषणा करी है टाटा ग्रुप्स ने। टाटा ग्रुप्स इसकी स्थापना करेगा गुजरात के अंदर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? यानी कि वो कौन सा देश है जिसकी राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी है और उसने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम की राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किया है। नेक्स्ट है 95। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको पता हो, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस बार 2023 में 5 जून को 50वीं वर्षगांठ मनाई गई वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। क्लियर है, हर साल ये मनाए जाते एक अलग थीम के साथ, लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने के लिए कि हमें पर्यावरण को शुद्ध, साफ, स्वच्छ रखना चाहिए। जितना अच्छा पर्यावरण होगा उतना ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस बार 2023 में इसका थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2023 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम नोट करिए, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पहले ये आया था कि इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश हो गया था। वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि इसमें इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी दूसरी बार शीर्ष पर रही।
पहली बार 2020 में जब इसकी शुरुआत हुई तब भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते थे और इस बार भी 2023 में भी सबसे ज्यादा मेडल जीते। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इज अ नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड इन इंडिया वेयर एथलीट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री कंपीट इन डिफरेंट स्पोर्ट डिसिप्लिन। द इनॉग्रेशन एडिशन हेल्ड इन उड़ीसा। पहली बार जब 2020 में इसकी शुरुआत हुई तो इसका फर्स्ट एडिशन उड़ीसा के अंदर आयोजित कराया गया। 22 जुलाई से लेकर शुरू हुआ था, 1 मार्च 2020 तक चला। शीर्ष पर पंजाब यूनिवर्सिटी रही है जिसने लगभग मेरे हिसाब से 26 तो गोल्ड मेडल ही अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट वन, किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बना? मतलब पूरी तरीके से जहां पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, कौन से राज्य का है सांची शहर? सबको पता होना चाहिए भाई, सांची मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। सांची इन मध्य प्रदेश इज सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी इन मे। सांची अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मध्य प्रदेश। सांची यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी है। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट क्लोज टू भोपाल विल बिकम इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी। हाल ही में कहां अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? दोस्तों, किस देश में हैरिस पार्क था जिसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया में था और इसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है। किस बैंक ने हाल ही में 100 डे 100 पे अभियान शुरू किया है? हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 डे 100 पे अभियान शुरू किया, जिसके तहत जो ऐसे डिपॉजिट्स हैं बैंक के अंदर जिनको कोई क्लेम नहीं कर रहा है उनके ऊपर एक्शन दिया जाएगा और 100 दिन के अंदर लगभग 100 डिपॉजिट्स क्लेम कराए जाएंगे। ठीक है, उनके बारे में जानकारी निकालेंगे। आरबीआई लॉन्चेस 100 डेज 100 पेज कैंपेन्स टू रिटर्न अनक्लेम्ड डिपॉजिट, यानी कि जो क्लेम नहीं किए गए हैं डिपॉजिट्स उनको रिटर्न करेगा आरबीआई। अंडर द स्कीम बैंक्स विल ट्रेस एंड सेटल देयर टॉप 100 डिपॉजिट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि हर कंट्री के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 100 डिपॉजिट्स क्लेम रिटर्न किए जाएंगे। 100 किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना बना रखी है? सबको पता है चीन है, कई बार आपको बता चुका हूं, काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश? सऊदी अरब भारत के अंदर अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास शुरू किया गया। द सी फेज ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी 2023 बिटवीन इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स वाज हेल्ड फ्रॉम 23 से 25 मई 2023 ऑफ अल जुबाइल सऊदी अरबिया। ठीक है, आईएनएस तरकश, आईएनएस सुभद्रा और डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया? नेपाल ने हाल ही में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है ताकि पर्यटन को देश के अंदर बढ़ावा दिया जा सके, टूरिस्ट को देश की तरफ खींचा जा सके। तो भाई 2025 को विशेष पर्यटन साल के रूप में मनाएगा। 103 हाल ही में कहां अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? आ चुका है, दोबारा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वन, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? आपको पता है म्यांमार में हाल ही में एक गंभीर चक्रवात आया था जिसका ऑपरेशन करुणा के तहत सहायता भेजी भारत सरकार ने, म्यांमार की तरफ हाथ बढ़ाया था। ठीक है, बचाओ सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि सर्वोच्च सम्मान के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, फिजी। देखिए दोस्तों, साउथ पैसिफिक की एक कंट्री है जो कि बहुत सारे आइलैंड का या फिर बहुत सारे द्वीप का एक समूह है, लगभग 300 से ज्यादा आइलैंड है और फिजी की जो कैपिटल है वो सुआ है। ठीक है, सुआ इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के
सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजिक्स से सम्मानित किया गया। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से ये आज की वीडियो का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। देखिए दोस्तों, बीते 3-4 महीनों में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मुझे लगे, सबसे सिलेक्टेड करंट अफेयर्स इस वीडियो में मैंने कवर करा दी है। ऐसी वीडियोस बीच बीच में आती रहेंगी। ये वीडियो में इसलिए लेकर आया क्योंकि CHSL का एग्जाम आ रहा है, CPO के फॉर्म निकल चुके, MTS के एग्जाम सितंबर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने वाली है, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं शॉर्ट वीडियो से मिल जाए। बड़ी मैराथन नहीं थी, जल्दी आप इसको कवर कर लोगे। नोट्स आपने बना लिए होंगे, रिवाइज कर लीजिएगा, गारंटीडली आपको क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको ये लेक्चर पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।